Class 10th Physics Reflection of Light. Reflection of Light. Chapter number 4. Chapter 4. Basically, light is a form of energy. लाइट एनर्जी की ही एक फॉर्म है. जैसे पानी के पास एनर्जी होती है. साउंड के पास भी एनर्जी होती है. हवा के पास भी एनर्जी होती है. सिमिलरली लाइट हैज़ एनर्जी. इसी तरीके से लाइट के पास भी एनर्जी होती है और उस एनर्जी के कारण हमारे ब्रेन में एक सेंसेशन क्रिएट होता है और उस सेंसेशन को हम बोलते हैं सीइंग द ऑब्जेक्ट्स. सीइंग द ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स को देखना. अगर लाइट नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो लाइट, तो हमारे ब्रेन में कोई भी सेंसेशन क्रिएट नहीं होगा और हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे. तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे ब्रेन में एक सेंसेशन क्रिएट करती है और सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? वॉचिंग द ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स को देखना. लाइट के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. लाइट हैज़ एनर्जी एंड इट कैन ट्रेवल. लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates the sensation in our brain to see the objects. ऑब्जेक्ट्स को देखने का एक सेंसेशन क्रिएट करती है. लाइट हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइट हैज़ two characteristics. Number 1, it has energy. Number 2, it can travel. जैसे ट्रैवलिंग का मतलब हो गया, जैसे सन की जो लाइट है वो ट्रैवल करते हुए हमारे अर्थ तक आती है. हमने कमरे में एक बल्ब जलाया और कमरे की में रखी हुई चीज़ें हमें विजिबल हो जाती हैं. तो लाइट इट मीन्स वहाँ तक ट्रैवल करके जा रही है. जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रही है वहाँ तक लाइट गई है, तभी हमें ऑब्जेक्ट को विजिबल है. सन की जो लाइट है वो सन से हमारे अर्थ तक पहुँचती है, तभी हम अपने अर्थ में जो भी चीज़ें उनको देखते हैं. मीन्स लाइट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. लाइट ही हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में समर्थ बनाती है. बिना लाइट के हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं. जैसे रात के टाइम में बिल्कुल रात का टाइम हो गया और कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, तो हमें कमरे में रखी हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिख सकती हैं. तो दिन में भी अगर हम बोलें कि हम कमरे की लाइट बंद कर रहे हैं, तो क्या हमें ऑब्जेक्ट्स विजिबल होंगी? क्या हो सकता है, बिकॉज सनलाइट है. सनलाइट कहीं ना कहीं से कहीं पे कुछ उसका एंट्रेंस का पॉइंट होगा, वहाँ से लाइट आ रही होगी, तो हमें कमरे में ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो रही हैं. तो लाइट हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइट हैज़ एनर्जी एज वेल एज इट कैन ट्रेवल. लाइट के पास एनर्जी भी होती है और वो ट्रेवल भी कर सकती है. लाइट जो ट्रेवल करती है वो टू फॉर्म्स में करती है. लाइट कैन ट्रेवल. इट कैन ट्रेवल इन टू फॉर्म्स. नंबर 1 रे और नंबर 2 वेव. रे एंड वेव. वेव की फॉर्म में जैसे हम वेव का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला कि ये हमने किसी पानी में, कोई पानी भरा हुआ है कहीं पे, और हमने यहाँ पर उसमें पत्थर फेंका. पत्थर फेंकने के बाद हम देखते हैं कि उसकी ऐसी वेव्स ट्रैवल करती हैं. इस तरीके से हमें वेव्स उसकी चारों तरफ ट्रैवल करती हुई दिखाई देती हैं. और हमने यहाँ पर एक लीफ ला के रख दी. लीफ, यहाँ पर एक पत्ती है, तो हम देखेंगे जैसे ही हमने बीच में पत्थर फेंका, यहाँ हमने पत्थर फेंका, तो थोड़ी देर बाद ये जो लीफ रखी हुई है ये पुश हो गई, इसको धक्का मिल गया, इसको पुश हुआ, तो
कोई ऑब्जेक्ट अगर पुश हो रही है तो इट मीन्स उसमें फोर्स लगी होगी, और फोर्स वही लगा सकता है जिसके पास एनर्जी होती है। तो जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर जो वेव है, जब ये पानी जब वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था तो हमें उसकी एक एनर्जी का एविडेंस मिला कि उसके पास एनर्जी थी, क्योंकि पत्ता हिला अपनी पोजीशन से। इसी तरीके से हमने एक एरो लिया, उसको बो में अरेंज किया, धनुष में लगाया और उसको छोड़ दिया, तो हम देखेंगे कि सामने जाके वो तीर जिसको हिट करेगा उसको चोट पहुंचाएगा। मीट उसमें हमें एक एनर्जी का फिर एक एविडेंस मिला, क्योंकि उसमें फोर्स लगी तो वहाँ पर एक एनर्जी का एविडेंस मिल गया हमें दोबारा से। तो लाइट की जो ट्रेवलिंग है वो दो फॉर्म में करती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रे और वेव। हम जो लाइट के वेव के फिनोमिनास हैं उनकी स्टडी तो हम नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे इस चैप्टर में खाली हिंट दी हुई है लेकिन पूरा उनको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो हम पहले लाइट के वेव नेचर को ही देख लेते हैं। सिर्फ हम उसके जो फिनोमिनाज हैं उनको मैं बता रहा हूँ और थोड़ा सा उनकी हिंट दे रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट का पहला जो फिनोमिना है दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मीनिंग होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मीन्स, जैसे हमने एग्जांपल लिया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को, हमने देखा कि हमारे पास दो टॉर्च हैं, दो लाइट्स हमारे पास हैं, हमने उसको यहाँ पर किसी पोजीशन पे फोकस किया और उस टॉर्च के पास जो लाइट है डेट इज़ 10, एजम्पशन करो 10 एक हम नंबर ले रहे हैं, 10 एनर्जी है उसके पास, 10 लाइट है उसके पास। वो टॉर्च से हमने जब यहाँ पर फोकस किया तो यहाँ पर कितनी लाइट दिखाई देगी? 10। फिर हमने दूसरी तरफ से एक टॉर्च लिया और उसी पॉइंट पे फोकस किया, उसके पास भी कितनी लाइट थी? 10। तो 10 + 10 कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर जो लाइट आएगी वो 20 भी हो सकती है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पर लाइट हमें बिल्कुल ना दिखे। इट मीन्स लाइट कितनी हो जाए? यहाँ पर बिल्कुल डार्क हो जाए। इट मीन्स यहाँ पर लाइट कितनी हो जाए? 0। एनर्जी कितनी हो जाए? 0। मीन्स यहाँ पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 10 एनर्जी फर्स्ट टॉर्च में थी, 10 एनर्जी सेकंड टॉर्च में थी। 10 + 10 20 रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 10 - 10 20 रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये हमारा एक फिनोमिना है, इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नंबर 2 इज पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन? अभी पोलराइजेशन की बहुत चर्चा चल रही है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनको मोबाइल्स में, लैपटॉप में क्लास लेनी पड़ रही है, तो उनको कुछ ग्लासेस सजेस्ट किए जा रहे हैं जिनको हम पोलराइड्स ही बोलते हैं। पोलराइड्स क्या करते हैं? एक्चुअल में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट जब ट्रेवल करती है ना, तो जैसे हमने बल्ब जलाया तो इसकी एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगी, इसकी जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑल डायरेक्शंस में होगा, सभी डायरेक्शंस में लाइट जाएगी, इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर लाइट सब डायरेक्शन में जा रही है तो लाइट को हम बोल सकते हैं कि लाइट इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में जा रही है, इन ऑल डायरेक्शंस, लाइट इज ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस। और हमने इसके आगे से एक पोलराइड लगा दिया। पोलराइड एक ऐसा मटेरियल है जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो चमक है, उसको कम कर देगा। मीन्स ये लाइट आई तो इसमें से क्या हुआ, जो इस जीएम ने जो पोलराइज़र लगाया हुआ है, इसका जो मेन एक्सिस है उसके अलोंग, उस एक्सिस के अलोंग जो लाइट का कंपोनेंट आएगा उसको तो ये पास होने देगा, और जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं दिस जो भी बाकी के कंपोनेंट्स हैं दिस, उनको सबको ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। तो अगर लाइट हम एक डायरेक्शन में जो लाइट गई, अगर उसको हम 5 बोलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 40 लाइट की इंटेंसिटी थी, लेकिन यहाँ कितनी रह गई? 5 + 5 कितना रह गया? ओनली 10 इंटेंसिटी। तो इट मीन्स लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो चमक है, वो कम हो गई। तो दिस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो जब नाइट में जब ट्रैफिक चलता है, जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, वो क्या करते हैं, अपनी लाइट को जब चलाते हैं तो हाई बीम और लो बीम लाइट की जो पैटर्न्स होते हैं
उसमें वो क्या करते हैं, जैसे कभी हाईवे पे लाइट चल रही है तो वो लाइट को ऐसे, लाइट बिल्कुल अगर हाई बीम पे चल रही है तो पैरेलल लाइट चल रही है, वो क्या करते हैं लाइट को लो बीम पे लाते हैं। लो बीम का मतलब है लाइट पहले नीचे ज़मीन पे टकराएगी, फिर सामने वाली जो कार आ रही है उसके शीशे में जाएगी। जैसे अपोजिट साइड से कोई कार आ रही है तो पहले वो ट्रक का जैसे उसको लो बीम पे लाएंगे तो पहले लाइट नीचे ज़मीन पे टकराएगी, अगर उनको लो बीम पे करेंगे तो ज़मीन पे लाइट टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, यहाँ से स्ट्राइक करके फिर कार के ड्राइवर के पास पहुँचेगी। तो कुछ तो लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़मीन पे टकराने पे हो गया, दिस इज़ ऑल्सो पोलराइजेशन। और कुछ जो कार्स होती हैं उनकी जो विंड होती है, जो आगे से जो फ्रंट मिरर होता है उनका, जो ड्राइविंग सीट के आगे मिरर होता है, उसमें भी पोलराइजर्स लगे होते हैं। तो लाइट की जब बहुत तेज़ चमक आती है तो क्या होता है कि उसमें से कुछ कंपोनेंट्स जो है लाइट के वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो मिरर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाकी यही वाला अगर ड्राइवर के पास गया तो ड्राइवर की आंखों में तो ज़्यादा चमक नहीं आएगी, क्योंकि उसमें से बाकी के कंपोनेंट्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब। कौन सा वाला अलाउ हुआ, केवल जो पोलराइजर के एक्सेस के अलोंग था, केवल ओनली डेट इज अलाउड। ठीक है, तो इट मीन्स पोलराइजेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी का डिक्रीज हो जाना। तो ये हमारे दो पैटर्न्स हैं, इनको हम स्टडी नहीं करेंगे। हमने जो स्टडी करना है वो हमने जो फिनोमिनाज हमारे रे के बेस पे बनते हैं उनको हमने स्टडी करना है। और रे के बेस पे जो हमारे फिनोमिनाज बनते हैं, दोज आर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, इमेजेस का बनना। जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, फिल्म हॉल में पर्दे पे फिल्म चल रही है तो वहाँ जो हमें इमेजेस दिखाई देती हैं, जहाँ भी मतलब हम इमेजेस को देखते हैं। शीशे का एग्जांपल तो हम डेली हमारे सामने होता है, घर में हम शीशे का कई बार खड़े होते हैं तो वहाँ हमें इमेज दिखती है। फिल्म हॉल के बारे में भी हमें प्रैक्टिकली सबको पता है। बाकी जो हम एग्जांपल्स हैं वो वन बाय वन पढ़ेंगे इनको यहाँ पर। तो रे की जो फिनोमिनाज हैं, रे का जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना डेट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वो हमने स्टडी करना है। और रे क्या होता है, रे एक्चुअल में जब लाइट होगी तभी हम रे की बात करेंगे। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में किरण शब्द का यूज़ करते हैं। किरण का मतलब होता है कि रे ऑफ लाइट, हिंदी में जो रे है उसको हम क्या बोलते हैं, किरण। रे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण। जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं लाइट जला दो, या हमने बोला कि ओपन द विंडोज़, लाइट की किरणें अंदर आ जाएंगी। दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, लाइट की किरणें अंदर आ जाएंगी, रोशनी अंदर आ जाएगी। तो रे क्या है, लाइट जब ट्रेवल करती है, लाइट की जो एनर्जी है, जैसे सन के पास लाइट है, सन की जो एनर्जी है वो ट्रैवल करते हुए अर्थ तक पहुंच रही है। तो वो जो ट्रैवल करते हुए अर्थ तक पहुंच रही है उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाना पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि यहाँ देयर इज़ अ सन, और यहाँ सन से जो लाइट हमारे अर्थ पे आ रही है तो हमें उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो वो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, रे जो है एक लाइट की ट्रेवलिंग का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। रे इज़ व्हाट, इट इज़ द visual representation of traveling of light और traveling of light। और ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ कर रहे हैं रे, इट कैरीज एनर्जी along with it। और यही रे जो है अपने साथ एनर्जी को कैरी करके ले जाती है। जैसे कि तीर, जब धनुष से तीर मारते हैं ना, तो धनुष से जब हमने तीर मारा तो तीर एक्चुअल में जिसको लगेगा तो अपने साथ क्या कैरी करके ले गया, एनर्जी, और वो एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र हो गई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जहाँ उसको तीर को वो जाएगा वहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो रे इज़ व्हाट, रे इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट एनर्जी। ट्रेवलिंग ऑफ लाइट एनर्जी मीन्स लाइट के साथ वो लाइट की ट्रेवलिंग का विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कैरी कर रहा है, इट इज़ कैरिंग द एनर्जी। तो दिस इज रे। और जब रे ट्रेवल करती है तो अपने साथ क्या करती है, एनर्जी कैरी करती है। लेकिन
किसी भी लाइट के सोर्स से जब लाइट आती है तो केवल उस लाइट के सोर्स से एक रे नहीं निकलती है। जैसे हमने बोला कि हम इस पेन को देख रहे हैं और इस पेन को देखने पे ये पेन हमें केवल इतना हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट आके इस पर केवल रे जो लाइट से जो रे आई, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोल रहे हैं रे, वो जो रे आई ट्रेवल करते हुए आई वो इस पेन के इस वाले हिस्से में स्ट्राइक नहीं हुई है, पूरा पेन दिख रहा है, तो इट मीन्स पूरे हिस्से में लाइट आई है। और पूरे हिस्से में लाइट आई है तो कैसे आई होगी? रे के थ्रू आई होगी, रे के थ्रू आई होगी, मतलब एनर्जी पूरे यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई होगी, तो हमें फिर वो पेन दिखाई दे रहा है। मतलब रे मीन्स कि किसी भी लाइट के सोर्स से केवल एक रे एमर्ज नहीं होती है, उस किसी भी एक लाइट के सोर्स से बहुत सारी रेज इकट्ठे बंच में एमर्ज होती हैं। और बंच में एमर्ज होने के कारण क्या होता है कि वो हमें पूरा ऑब्जेक्ट्स विजिबल कर सकती है। एक रे नहीं है, एक रे आएगी यहाँ टकराएगी तो एनर्जी यहीं पे ट्रांसफ़र हुई, तो हमें केवल पेन का ये वाला हिस्सा दिखेगा। लेकिन अगर हमें पूरा हिस्सा पेन का दिख रहा है तो इट मीन्स एक लाइट के सोर्स से बहुत सारी रेज एमर्ज हो रही हैं, और वो जो रेज एमर्ज हो रही हैं उसके कारण क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और एनर्जी के कारण हमें ये दिख रहा है। ठीक है, तो इट इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट एनर्जी। जब लाइट किसी सरफेस पे आती है, किसी सरफेस पे आती है, उसको जब वो स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने पे लाइट के साथ तीन एक्शंस क्रिएट होते हैं। जैसे हमने बोला कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में जब भी लाइट स्ट्राइक करेगी तो 3 फिनोमिनाज हमें देखने को मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं कि 3 इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे हमने बोला कि लाइट इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस रे, लाइट इस रे के अलोंग आ रही है, और अगर लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो यहाँ पर कुछ तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन। नंबर 2, लाइट यहाँ टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से वापस चली जाएगी, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और यहाँ से लाइट स्ट्राइक होने के बाद उसके दूसरी तरफ चली जाएगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग ऑफ लाइट। ट्रांसफरिंग ऑफ लाइट, और वी कैन से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। अभी हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। एब्जॉर्प्शन का पता हमें कैसे लगा? लाइट, सन से लाइट आई, इस सरफेस पे स्ट्राइक हुई, इस सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद हमने कहा लाइट यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब हो गई, तो कैसे पता लगा? यहाँ पर हमने हाथ लगा के देखा, इस पोजीशन पे थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक हीट की फॉर्म दिखाई दी, मतलब यहाँ पर हमने हाथ लगाया तो हमें थोड़ा सा गर्म लगा। जैसे घर का कांच होता है ना, खिड़की के शीशे होते हैं, वो जो धूप पड़ती है तो वहाँ पर वो थोड़े से गर्म हो जाते हैं। तो वो गर्म किस कारण से हो रहे हैं? उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, और लाइट के पास क्या थी? एनर्जी। नंबर 2, लाइट जब इस सरफेस पे आई, तो लाइट जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उस जो रेज आई हैं उनको वो सरफेस क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि वो उसमें से कुछ लाइट की रेज को एमिट भी कर देता है, रेडिएट भी कर देता है, और जो रेज उसमें से रेडिएट हो जाती हैं, एमिट हो जाती हैं, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई, और कुछ जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वापस निकल के चले गई। उसने एब्जॉर्ब तो किया उनको, लेकिन उसके बाद उनको क्या कर दिया? दोबारा से रेडिएट कर दिया। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे अब रिफ्लेक्शन में देखो, हम ये जो रिफ्लेक्टेड वाली रेज हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड वाली रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे के कारण ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसको मैं बताता हूँ, पहले हम रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? लाइट आई, अगर यहाँ पर एक कांच रखा होगा, ग्लास कांच, जैसे घर में खिड़की का शीशा होता है, तो वो लाइट वहाँ से ट्रेवल करती हुई
हमारे कमरे के अंदर आ जाएगी। सन से लाइट आएगी, सन से जब लाइट आएगी तो ये कांच होगा और कांच से ट्रेवल करके हमारे वो कमरे के अंदर आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मीन्स ट्रेवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीन्स हवा से लाइट आई, कांच में गई, कांच से लाइट आई, हवा में चली गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, चेंजिंग द मीडियम। और रिफ्लेक्शन में देयर इज नो चेंज इन मीडियम, मीडियम का कोई चेंज नहीं होता। इन रिफ्लेक्शन नो चेंज इन मीडियम मीन्स हवा में लाइट आई और टकराई और हवा में ही वापस चले गई, मीडियम चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर जब लाइट आई थी एयर में आई, ग्लास में गई, ग्लास से फिर एयर में आई, तो यहाँ पर मीडियम का चेंज हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दिस वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इट इज़ द रिफ्लेक्शन विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। एक्चुअल में दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। जैसे ये पेन हमें दिखाई दे रहा है, तो ये पेन हमें विजिबल क्यों हो रहा है? अगर हम इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दें, बिल्कुल डार्कनेस क्रिएट कर दें, तो ये पेन भले ही वाइट है लेकिन ये हमें नहीं दिखाई देगा, ये हमें विजिबल नहीं होगा। तो ये विजिबल किस कारण से हो रहा है? लाइट आई, इस पर स्ट्राइक किया लाइट ने, लाइट जब इस पर स्ट्राइक करती है तो ये उन लाइट रेस को क्या कर देता है? वापस एमिट कर देता है, रेडिएट कर देता है। बाउंस, इस पे टकराई, बाउंस हुई, टकरा कर वापस आ गई, बाउंस बैक, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्टेड वाली रेज हैं, इन्हीं को हमारी आइज़ क्या करती हैं? रिसीव करती हैं। हमारी आइज़ जब उनको रिसीव करती हैं तो हमारी आइज़ में जो हमारा जो सिस्टम है हमारी आइज़ का, नर्व ऑप्टिक्स हैं, नर्व ऑप्टिक्स हमारे ब्रेन में मैसेज भेजेंगी, फिर ब्रेन हमारा एनालाइज करेगा और एक सेंसेशन क्रिएट होगा हमारे ब्रेन के अंदर जो हमें इस पेन को देखने में हेल्प करेगा। तो अगर मैं घर में हम शीशे को देखते हैं तो शीशे में हम अपनी शक्ल दिखती है, लेकिन दीवार में देखेंगे तो दीवार में शक्ल नहीं दिखेगी। इसका मतलब है कि जब शीशे में लाइट टकराई थी तो शीशे ने क्या किया? शीशे ने जब लाइट शीशे पे टकराई तो मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, बाउंस बैक कर दिया। अगर मान लो उसमें से 50 लाइट गई, 50 लाइट उस शीशे में टकराई, तो उसने लगभग 48, 49 को या 47 को ऑलमोस्ट लाइट रेज को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट। और इतनी सारी लाइट रेज हमारी आंखों में आती हैं, हमारी आइज़ में आती हैं, तो हमारी आइज़ में एक बेटर सेंसेशन क्रिएट होता है और हम ऑब्जेक्ट्स को विजिबल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम दीवार को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? लाइट इस पर स्ट्राइक हुई, लाइट इस पर स्ट्राइक होने के बाद इसने मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या कर दिया? एब्जॉर्ब। मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को क्या कर दिया? एब्जॉर्ब। अब जब इसने मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर दिया तो फिर ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, और लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इट मीन्स ये मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और जब मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई देगी, हमें क्या दिखाई देगा? हमें दीवार ही दिखाई देगी। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको हम प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स में डिवाइड करके इसको स्टडी करते हैं। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। नंबर 1, अगर ये कोई बल्ब जल रहा है, लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, कैंडल भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। हमने इसके आगे से एक मिरर को अरेंज किया। हियर इज अ मिरर, जैसे हमारे घर का शीशा है। ये हमारे घर का शीशा है। जब लाइट आई और लाइट इस सरफेस पे आके स्ट्राइक हुई, ये लाइट रेज आई, पैरेलल लाइट रेज, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था लाइट रेज हमेशा कैसी आती है? इन बंच, सिंगल लाइट रेज नहीं आती है। और ये रिफ्लेक्ट हुई 1, 2, 3। अभी इनकी स्टडी करेंगे हम कि इनका ये जो पैटर्न है ऐसे कैसे बनता है, ये ऐसे लाइट रेज ऐसे पैरेलल कैसे जाती है, इनको हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी आइज़ को लगाया, ये हमारी आइज़ हैं। हमारी इससे पहले थोड़ा सा हमें ये पढ़ना है कि लाइट हमेशा ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे श्योर करेंगे हम लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? हमने एक पाइप लिया, एक हॉलो पाइप है, उसके सामने यहाँ पर हमने कैंडल लगा दी। कैंडल स्टिक को जब हमने पाइप को जब हमने कैंडल को जब हमने पाइप की हेल्प से देखा तो हमें कैंडल अभी विजिबल है। और इस पाइप को हमने बीच से मोड़ दिया, यहाँ पर से बीच से मोड़ दिया।
फिर हमने इसका ये वाला पार्ट जो कैंडल के सामने लगाया, तो अब हमें यहाँ पर लाइट नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि लाइट बेंड नहीं हो सकती। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट। तो अगर वो पाइप कहीं से पीछे बेंड है तो लाइट ऐसे ट्रेवल करके बेंड हुए पार्ट से मोड़कर अपने आप को हमारी आंखों में नहीं ला सकती है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ और लाइन, कुछ भी लिख सकते हैं। और जब हमारी आंखों में लाइट एंटर करती है तो हमारी आंखों की भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारी आइज़ जो हैं वो लाइट को उसी पाथ में ट्रेस करती हैं जिस पाथ से वो आई थी। मीन्स अगर स्ट्रेट लाइट आ रही हमारी आइज़ में आ रही है तो हमारी आंखों की में भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हमारी लाइट उसके पाथ को रिट्रेस बैक करती है। रिट्रेस बैक, अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे। रिट्रेस बैक का मतलब है कि मीडियम चेंज होने पे जब लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसी के अलॉन्ग वो हमारी आंखें उसको ट्रेस कर सकती हैं। तो रिट्रेस बैक मीन्स जिस पाथ से लाइट आई उसी पाथ को रिट्रेस कर देना, ये हमारी आइज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे एग्जांपल, ये पेन हमने रखा, ये पेन तुम अपने सामने जब अपने घर में ऐसे रखोगे तो ये पेन तुम्हें दिख रहा है, अभी विजिबल है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट आई, हमारी आइज़ में आई, हमारी आइज़ ने वापस उसको रिट्रेस बैक कर दिया, तो ये हमें पेन विजिबल है। लेकिन अगर इस पेन को मैं यहाँ पर रख दूँ, अपने पीछे रख दूँ, तुम अभी तो सामने मोबाइल है, अगर हम इसको हम पीछे रख देंगे यहाँ पर अपने, तो ये हमारी आँख में विजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट, नंबर वन, लाइट एक तो यहाँ से ट्रैवल करके ऐसे घूम के हमारी आंखों में नहीं आ सकती, ठीक है। और हमारी आइज़ भी जो लाइट आई है उसको क्या करेंगी? रिट्रेस बैक करेंगी। तो हमारी आइज़ में अगर कोई लाइट एंटर कर रही है, जैसे सामने मेरे मोबाइल रखा है, इस मोबाइल से मेरी आइज़ में लाइट एंटर कर रही है, तो मेरे जो लाइट है वो, मेरी जो आइज़ हैं उस लाइट को ऐसे मोड़कर इस पेन को नहीं देख सकती हैं। तो लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। दूसरा, हमारी आइज़ भी उसको रिट्रेस बैक करती हैं उसी पाथ के अलॉन्ग जिस पाथ से वो हमारी आइज़ में एंटर हुई है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। तो जैसे यहाँ पर हमारी आइज़ में ये लाइट आई, एंटर किया, लाइट ने हमारी आइज़ में एंटर किया, तो एंटर करने के बाद हमारी आइज़ ने इस लाइट को वापस सीधे भेजा, इसको भी वापस सीधे भेजा, इसको भी वापस सीधे भेजा। तो जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से हमें लाइट मिल रही है, और जहाँ से हमें लाइट मिल रही है, और इफ़ इट हैज़ इट्स ओन लाइट, अगर इसके पास अपनी खुद की लाइट है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। luminous objects, those have their own light, are called luminous objects। और जिन ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है वो दूसरों की लाइट की हेल्प से लाइट को एमिट करते हैं या किसी दूसरी लाइट की हेल्प से चमकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये पेन है, ये पेन के पास खुद की अपनी लाइट नहीं है। अगर खुद की लाइट होती तो अपनी लाइट ही हमारी आंखों में भेज देता। तो ये किसकी लाइट के कारण चमक रहा है? किसके लिए दिख रहा है? ड्यू टू लाइट ऑफ सन। सन की लाइट के कारण, हमारे बल्ब की लाइट के कारण ये हमें विजिबल है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट। अच्छा, ये लाइट हमारी आइज़ में जब आई तो हमारी आइज़ ने इसको वापस ट्रेस बैक किया। तो इस केस में अगर हमारा जो सरफेस है, जैसे हमारे घर का शीशा जो है बहुत स्मूथ होता है, स्मूथ मीन्स स्मूथ का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। जब इस के सरफेस को स्ट्राइक करती हैं, मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करती हैं लाइट रेज, तो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक, अधिकतर लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं। तो हमारे घर का शीशा कैसा है? स्मूथ सरफेस। और स्मूथ सरफेस क्या करती हैं? मोस्ट ऑफ द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक ऑन स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस। तो हमें क्या दिख रहा है? अभी जब हमने शीशे में देखा तो हमें दिख रहा है बल्ब। इस मीन्स हमें क्या विजिबल है? द प्राइमरी सोर्स। देन प्राइमरी सोर्स इज विजिबल टू अस। नंबर 2, हम ये बल्ब हमने यूज किया, इसके सामने हमने एक दीवार लगा दी, ये दीवार के सामने एक बल्ब जल रहा है। बल्ब इज ग्लोइंग इन द फ्रंट ऑफ ए वॉल।
अगर एक वॉल है तो वॉल कैसा सरफेस है? रफ सरफेस। रफ सरफेस, रफ सरफेस का मतलब होता है जहाँ पार्टिकल्स एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। पार्टिकल्स का जो अरेंज होता है डेट इज़ नॉट होमोजीनस, डेट इज़ हेट्रोजीनस। इट मीन्स कुछ पार्टिकल ऊपर, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, इस तरीके से उनका जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो सरफेस रफ बन जाता है। जैसे कि ये दीवार हमारी, ये एक रफ सरफेस है। तो दिस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, प्राइमरी सोर्स। और जब ये लाइट आके इस पे स्ट्राइक करती है, इस वॉल पे स्ट्राइक करेगी, तो व्हाट विल हैपन? ये जब इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो ये वॉल रफ सरफेस है, और रफ सरफेस मोस्ट ऑफ द लाइट रेस को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है। और अगर 50 रेज इसमें से आई, इसने अगर 48 को रिफ्लेक्ट कर दिया था, इसमें 50 आई, तो ये मोस्ट ऑफ द लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। रिफ्लेक्ट कितनी करेगा? 2-4 करेगा, मीन्स कम करेगा। और जब ये कम करेगा और जब ये यहाँ पर लाइट रेज आएंगी ही नहीं, या हम ये बोल सकते हैं कि देखो रफ सरफेस जो होता है वो लाइट का जो पैटर्न है उसको जब रिफ्लेक्ट करता है तो इरेगुलर पैटर्न में रिफ्लेक्ट कर देता है। इरेगुलर पैटर्न में अगर वो लाइट रेज कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं तो उसका पैटर्न इरेगुलर होता है, दोज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इस तरीके से पैटर्न है। और यहाँ पर हम अपनी आइज़ लगाई, ये हमारी आइज़ हैं, तो हमारी आइज़ में एक रे आ गई, 2 रे आ गई, तो 2 रे से जब हमारी आइज़ में एंटर होती हैं तो हमारी आइज़ में एक बेटर सेंसेशन क्रिएट नहीं कर पाती हैं। तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें वो प्राइमरी सोर्स नहीं दिखाई देगा, बल्ब नहीं दिखाई देगा, हमें क्या विजिबल होगा? हमें वॉल ही विजिबल होगी। तो अगर सरफेस रफ होगा तो हमें क्या विजिबल होगा? सेकेंडरी सोर्स, मतलब जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं थी, जिसने लाइट ली थी, बल्ब से लाइट ली थी, वो हमें विजिबल होगा। और जब रफ सरफेस स्मूथ होगा तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा? विजिबल होगा? प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। अगर सरफेस कैसा है? रफ सरफेस, तो हमें क्या विजिबल होगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि वॉल। इज इट क्लियर? रिफ्लेक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। रिफ्लेक्शन 2 तरह का होता है। रिफ्लेक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन, और नंबर 2 irregular reflection, or is also called diffused reflection. Diffused reflection. ये हमारे पास सरफेस है, ये एक स्मूथ सरफेस है, और जैसे कि प्लेन मिरर, हमारे घर का शीशा, और ये हमने ले लिया, ये हमने सेकंड वाला जो हम बना रहे हैं इसको हमने अपना बोर्ड मान ली। जैसे कि हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड, और ये मिरर। जब लाइट इस मिरर पे आएगी, इससे पहले रिफ्लेक्शन को मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इससे पहले हम रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है, रिफ्लेक्शन जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, ये सरफेस है, जैसे कि हमारे घर का शीशा हो गया, और पीछे से पॉलिश्ड सरफेस है, या कोई भी दूसरा मीडियम हो गया, कोई भी एक सरफेस हमने ले लिया। इस पे जो ये में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। एक लाइट की रे आई और वो आके यहाँ पर इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर। इस रे को जो सरफेस पे आके टकराती है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस इज नॉर्मल। और लाइट आएगी, टकराएगी, और यहाँ से वापस चली जाएगी। ये आती हुई रे है और ये जाती हुई रे है। जो रे टकराकर वापस जाती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट वाली रे
नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और द एंगल मेड by the reflected ray with the normal is called angle of reflection. This is R. Angle R is angle of, this is angle of incidence, or this is angle of reflection. So what is angle of incidence? Angle made by incident ray with normal. Or what is angle of reflection? Angle made by reflected ray with normal. This is called angle of reflection. There is a relation between these two angles, और उस रिलेशन को हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल आर. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट मीन्स if angle of incidence is 60 degree, then angle of reflection will also be 60 degree. This is the first law of reflection. Angle I is always equal to angle R. Second law, number 2 law, incident ray, normal ray and reflected ray all lie in the same plane. ये सेम प्लेन का मीनिंग क्या होता है? जैसे ये हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन का मतलब हो गया हैविंग टू एक्सेस, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज प्लेन. एक इंसिडेंट रे आई, ये लाइन जो है इसको मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, और ये नॉर्मल एक्चुअल में इस जो ये हमारे पास सरफेस है, ये जो सरफेस है इस पे इस तरीके से है, देखो दिस इज नॉर्मल, और ये नॉर्मल है, और इसमें ये आई इंसिडेंट वाली रे, दिस इज इंसिडेंट रे. ये आई, अगर मैं सरफेस को ऐसे बना दूं, इसको बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें प्लेन नहीं तो समझ में नहीं आएगा. ये कौन सा एक्सिस हो गया? ये तो हो गया नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, और इसमें ये जो रे आएगी ये क्या होगी? इंसिडेंस, और ये जो वापस जाएगी वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे. अब इसमें ये जो रे है, ये वाली जो रे है सेकंड रे, और यहाँ जो थर्ड रे आएगी ये वाली रे रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. अगर ये तीनों इसी कागज़ के अंदर हैं, इसी बुक के अंदर हैं, ये भी इसी के अंदर है, नॉर्मल भी इसी के अंदर है, इंसिडेंट भी ऐसे आई, तिरछी आई इंसिडेंट ऐसे आई, ऑब्लिक आई और इसके अंदर गई, इसी के अंदर बिल्कुल ऐसे, और जो रिफ्लेक्टेड रे आई वो भी इसी के अंदर से निकल के ऐसे आई ऐसे, और इंसिडेंट वाली भी नॉर्मल भी इसी के अंदर थी. तो जब तीनों रेज इसी प्लेन के अंदर होंगी तो उसको बोलेंगे इन द सेम प्लेन. मीन्स अगर देखो ये नॉर्मल है इसके अंदर है, ठीक है, ये नॉर्मल इसके अंदर है, ठीक है, करेक्ट है, और ये इंसिडेंट वाली रे ऐसे आ रही है, दिस डायरेक्शन, तो इसको ये आउट ऑफ प्लेन हो गया. अभी ये क्या है? इन द प्लेन. ये क्या है? इन द प्लेन. दिस इज इन द प्लेन, और ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया. और जो रिफ्लेक्टेड वाली रे है वो अगर ऐसे आती है बाहर, ऐसे इसी के अंदर से ऐसे बाहर आ रही है, तो दिस इज इन द प्लेन, और ये रे ऐसे निकल की जगह ऐसे आ रही है बाहर को, दिस इज आउट ऑफ प्लेन. ये सबको क्लियर हुआ? इट मीन्स तीनों वेव्स जो हैं, तीनों जो रेज हैं वो इसी के अंदर होनी चाहिए, नॉर्मल भी इसी के अंदर, इंसिडेंट भी इसी के अंदर, और थर्ड रिफ्लेक्टेड भी इसी के अंदर. ये प्लेन से बाहर नहीं होनी चाहिए, ये प्लेन से बाहर हो गया, ये प्लेन से बाहर हो गया, ये प्लेन के अंदर है, दिस इज इन द प्लेन, ये आउट बाहर हो गया, और दिस इज अगेन आउटसाइड द प्लेन. तो ऑल द रेज लाई इन द सेम प्लेन. दिस इज कॉल्ड, इट मीन्स incident ray, normal ray and reflected ray all lie in the same plane. This is the second law of reflection.
रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। अब जो हम पढ़ रहे थे उसी पे आते हैं दोबारा। रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब सेकेंड इज irregular reflection or also called diffused reflection. Regular reflection or diffused reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन में कोई भी सरफेस अगर है और उसमें जितनी भी रेज आ रही हैं, दीज रेज आर कमिंग पैरेलल, और स्ट्राइक होने के बाद, सरफेस में स्ट्राइक होने के बाद, इफ ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मीन्स, देखो हमें ये ध्यान रखना है, मैं थोड़ा इनको गैप देके बनाता हूँ ताकि हमने जो लॉ अप्लाई किया है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाए। ये हमने फर्स्ट रे ली, ये फर्स्ट रे आई, तो इसी पॉइंट पे इसका नॉर्मल कैसे आएगा, ये इसका नॉर्मल हो गया, तो ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला और हमने इसी एंगल को नाप कर इसकी ये रिफ्लेक्टेड वाली रे बना दी। तो दिस इज इंसिडेंट और दिस इज रिफ्लेक्टेड। ये सेकंड वाली रे आई, मैंने थोड़ा गैप देके बनाया है, ये सेकंड रे आई, तो ये इसका नॉर्मल आया और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, तो ये इसका रिफ्लेक्शन का एंगल आ गया, ये इसका रिफ्लेक्शन का एंगल मिला और ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई। फिर हमने एक थर्ड रे और बनाई, ये थर्ड रे आई और हमने इसका फिर नॉर्मल बनाया, ये इसका नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, आई आर आई आर आई आर। हमने देखा, हमने तीनों रेज में रिफ्लेक्शन का लॉ अप्लाई किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमने देखा कि रिफ्लेक्शन के बाद ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर हमने एक सरफेस और बनाया, और ये जो सरफेस हमने बनाया, दिस इज इंसिडेंट रे, ये रे आई फर्स्ट, दिस इज सेकेंड और दिस इज थर्ड रे। बट हमने क्या देखा कि सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद ये रे तो चले गई ऐसे, ये रे आ गई ऐसे और ये चले गई ऐसे, तो हेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, such a reflection is called regular reflection. If all the reflected rays are parallel to each other, this is regular reflection. Or in case of irregular reflection, all the reflected rays are not parallel to each other. All the reflected rays are not parallel to each other. ये जो रिफ्लेक्टेड वाली रेज हैं, क्या यहाँ पर अगर ये सरफेस, ये एक्चुअल में जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये होता है स्मूथ सरफेस में, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन रफ सरफेस। तो अभी हमने क्या किया, हमने बोला कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर इसमें रिफ्लेक्शन का लॉ ओबे हो रहा है तो क्या यहाँ रिफ्लेक्शन का लॉ ओबे नहीं होगा, क्या होना चाहिए, बिकॉज रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो तो एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन का लॉ नहीं लगा रहे हैं तो इसका लॉ वायलेंस हो गया, उसका रिफ्लेक्शन के लॉ का वायलेंस हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि हमने इस वाले सरफेस को, जैसे कि वाइट बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड इतना स्मूथ दिख रहा है, इतना स्मूथ दिखते हुए भी ये स्मूथ नहीं है, जैसे कि हमारे घर का मिरर है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने इस सरफेस में देखा, इस सरफेस में देखने के बाद हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, जबकि हमारे घर के शीशे में हमें अपनी शक्ल दिखती है। तो हम थोड़ा सा ये डिफरेंस कर सकते हैं कि अगर हमें बिल्कुल अपनी शक्ल साफ दिखाई दे रही है तो वो कैसा है, डेट इज़ वेरी स्मूथ सरफेस। और ये बोर्ड पे हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है तो हम इसको बोल रहे हैं थोड़ा सा रफ सरफेस है। तो इतना स्मूथ दिखने वाला सरफेस भी रफ हो सकता है क्या? यस। कैसे हो सकता है?
हमने इतने से हिस्से को, इतने से पार्ट को, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, मतलब इसको हमने मैग्नीफाई करके देखा। और जब हमने इसको मैग्नीफाई करके देखा तो ये सरफेस हमें ऐसा दिखाई दिया, रफ। तो उसको बड़ा बना देते हैं, ऐसा रफ, मतलब प्लेन सरफेस नहीं था, रफ सरफेस है। रफ सरफेस में पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अब जो ये पहली वाली रे आई, हमने बोला लेट ये आके इस सरफेस पे टकराई होगी, ठीक है। जब ये सरफेस पे आके टकराई तो ये इसका एंगल ऑफ, ये नॉर्मल और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सेकंड वाली रे को हमने बोला कि ये आके इस पॉइंट पे टकराई है, और जब इस पॉइंट पे आके ये टकराएगी ऐसे, तो ये सरफेस ऐसा है, ऐसे, तो इसका नॉर्मल तो ऐसे आएगा ना, परपेंडिकुलर, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसका नॉर्मल जब ड्रॉ किया ऐसे, तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओ सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिर हमने एक पॉइंट और लिया, हमने बोला कि यहाँ पर लाइट आके टकराई होगी, तो जब यहाँ पर लाइट आके टकराएगी इन दिस वे, तो यहाँ पर ये सरफेस जो है, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, ये सरफेस पे यहाँ पैरेलल रेज लेनी है, ये रे आई और पैरेलल आई होगी, और जब इस सरफेस पे टकराई होगी, इस सरफेस पे, तो इसका नॉर्मल, ये सरफेस अब ऐसे है, तो ये वाला सरफेस ऐसे है, तो नॉर्मल इसमें ऐसे आएगा, और जब ऐसे नॉर्मल आएगा तो ये इसका हमने बनाया नॉर्मल। तो जब ये कौन सी रे आई, रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वायलेंस हो जाएगा, वो तो ओबे होगा ही होगा, लेकिन इतना स्मूथ दिखने वाला सरफेस भी इतना रफ हो सकता है, इसके कारण, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ओके।